हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और हमने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग को एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल से स्टार्ट करना है। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया और इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वाटर का जो वाटर कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट लिखा है और यहाँ पे उसका सेलुलर मास लिखा है। तो सबसे पहले कंपोनेंट हम लोग बात करेंगे वाटर की। तो वाटर का जो सेल में कंपोनेंट होता है वो 70 से 90%, मतलब हमारा सेल में 70 से 90% वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारे सेल में 10 से 15% प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड हमारे सेल में 5 से 7% प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल में 3% प्रेजेंट होता है। और जो लिपिड्स है वो हमारे सेल में 2% प्रेजेंट होता है और आयंस जो है वो 1% प्रेजेंट होते हैं। अब इधर हमको कुछ लाइन इंपॉर्टेंट दिया गया है। वाटर इज़ द मोस्ट अबेंडेंट केमिकल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे भी 70 से 90% अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो उसको कॉमन सी बात है हम लोग मोस्ट अबेंडेंट ही बोलेंगे। हाउ डू वी नो द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल। अब हम देखते हैं कि हमको कैसे पता चलेगी कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट तो हमें पता चल गया कैसे होते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए भी परफॉर्म ऐश एनालिसिस टेस्ट। तो हमको ऐश एनालिसिस टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। टेक अ टिश्यू, एक टिश्यू लो, उसको वेट करो, मतलब उसको वेट करो एंड वेट करने के बाद उसको टिश्यू को पहले ड्राई कर लो। एक सेकेंड, हाँ, एक टिश्यू लो, उसको वेट करो। उसको वेट करने के बाद उसका जो वेट आएगा वो वेट आएगा, वो वेट वेट आएगा क्योंकि वो टिश्यू में पानी प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली, तो वेट वेट आएगा। तो फिर उसी टिश्यू को हीट कर लो। हीट करने के बाद उसको वेट करो तो उसका जो वेट आएगा वो ड्राई वेट आएगा। ड्राई वेट आने के बाद उसको बर्न कर दो और हम उसको बर्न करेंगे तो हमको ऐश मिलेगा और ऐश में हम लोग को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मिलेंगे। कॉमन सेंस जैसे कौन से कंपोनेंट सोडियम मिल सकता है, पोटेशियम मिल सकता है, मैग्नीशियम मिल सकता है, एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक पार्ट जो है CO2 और O2, जब हम लोग उसको बर्न करेंगे तो वो पार्ट वो वेपराइज हो जाएगा और CO2 गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो ये जो हम लोग ऐश के फॉर्म में जो पार्ट मिला है हमको, वो हम लोग का इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा किसी भी सेल का। तो ऐसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का पता लगा सकते हैं। अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स जो होते हैं दे आर सब्सटेंस इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबोलाइट्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो मेटाबोलाइट्स सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर बताती हूँ क्या होता है प्रॉपर। तो सम कैटाबॉलिज्म मतलब किसी भी रिएक्शन में कोई चीज़ टूट रही हो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एक बड़ा कंपोनेंट से छोटे छोटे कंपोनेंट में टूट रहा हो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और किसी भी रिएक्शन में कोई छोटे छोटे कंपोनेंट से बड़ा कंपोनेंट बन रहा हो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। बेसिकली एनाबॉलिज्म को फॉर्मेशन कह सकते हैं, कैटाबॉलिज्म को कटना कह सकते हैं या फिर कट कह सकते हैं। ऑब्वियसली कैटा से याद रख लेना। और मेटाबोलाइट्स दो प्रकार के होते हैं, मतलब 2 टाइप्स के होते हैं मेटाबोलाइट्स। एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं आर द सब्सटेंस विच with identifiable functions has a direct role in a physiological process important for its survival। मतलब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका हम लोग को फंक्शन पता होता है और मतलब उनका आइडेंटिकल फंक्शन, मतलब उनका काम क्या है वो हमें पता होता है, उनका फंक्शन पता होता है और डायरेक्ट रोल किस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में है ये भी हमको पता होता है। उसे हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल अमीनो एसिड, ग्लूकोज, नाइट्रोजनस बेस और क्लोरोफिल। वहीं बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनका हम लोग को रोल नहीं पता पर वो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं पर उसका हम लोग को आइडेंटिफिकेबल रोल नहीं पता है। जैसे कि आर ऑल दोज substances found in a plant, microbes, fungi that has ecological importance at present we don't know
द रोल ऑफ ऑल मेटाबोलाइट्स, इनका हम लोग को इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल रोल पता होता है, बट हम लोग को इसको सेल में क्या रोल है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या रोल है ये हम लोग को नहीं पता होता है। इसके पास एक आइडेंटिफिएबल रोल नहीं होता है, तो इसे हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स दिए हैं इधर। एनसीईआरटी का चार्ट है, इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये आ सकता है पेपर में। तो सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसका एग्जांपल सबसे पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स क्या, कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कौन कौन से पिगमेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है? कैरोटीन, एंथ्रोसाइन, ईटीसी। कैरोटीन जो होता है, सॉरी कैरोटोनाइट जो होता है और एंथ्रोसाइनिन जो होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनका हम लोग को इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस पता है, ऑब्वियस सी बात है, पता ही होगा ना, पर हम लोग को इनका सेल में क्या रोल है ये नहीं पता है। हाँ ये है कि ये लोग फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बट डायरेक्ट रोल नहीं पता है हम लोग को, इनका आइडेंटिफिएबल रोल नहीं पता जिससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाए। और फिर हम कुछ एल्कोलाइड्स पढ़ेंगे, तो एल्कोलाइड्स में आ गया मॉर्फिन, कोडीन और बहुत सारे होते हैं ETC। फिर हम लोग पढ़ेंगे टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स क्या होता है? टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पेन्स होता है और डाइटर्पेन्स होते हैं। इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में हम लोग एब्रिन और लेक्टिन पढ़ेंगे, और लेक्टिन्स में हम लोग को क्लोकियम, कॉन, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉनकैन्यूलिन ए, ये हम लोग का एग्जांपल है लेक्टिन्स का। फिर हम लोग ड्रग्स की बात करते हैं। ड्रग्स में आ गया विनब्लास्टिन और क्यूक्यूमिन। और फिर पॉलीमेरिक सब्सटेंस की बात करते हैं, तो इसमें आ गया रबड़, गम्स और सेलुलोज। इसका हम लोग को इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पता है, पर आइडेंटिफिएबल रोल इनका फंक्शन नहीं पता है। तो यहाँ मेटाबोलाइट्स की बात खत्म होगी। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मतलब ऐसा कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग कार्बोहाइड्रेट को मतलब कार्बन और हाइड्रेट को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। हाइड्रेट मतलब वाटर और कार्बन मतलब कार्बन, ऑब्वियस सी बात है। तो हमको ऐसे तो कार्बोहाइड्रेट का ये सही एग्जांपल नहीं है, बट एनसीईआरटी में ऐसे दिया तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं, पर इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है जो है एसिटिक एसिड। ये भी तो ऐसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, C2H2O का होल ट्वाइस 2, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। मतलब इसको ये भी तो इस फॉर्म में लिखा जाता है, CnH2O का होल ट्वाइस N के फॉर्म में, पर इसे कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये इस प्रकार से कहना कि CN और H2N को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आखिरकार कहते किसे हैं और कैसे होता है। दीज आर डिफाइंड एज आइदर। कार्बोहाइड्रेट दो तरीके से डिफाइन होता है, एक तो पॉलीहाइड्रोडिहाइड और एक होता है पॉलीहाइड्रोएल्डिहाइड और एक होता है पॉलीहाइड्रोकीटोन। ये दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीहाइड्रोएल्डिहाइड जो है वो एल्डोज शुगर है, और पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन जो है वो कीटोज शुगर है। अब इसमें हम लोग पहले ऑब्वियसली बात है बायो पढ़े तो नाम को ब्रेक करते हैं। तो पॉली मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन वन, एंड हाइड्रोक्सी मतलब OH, और एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। और यहाँ पे हम लोग बात करें पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन, तो पॉली मतलब मोर देन वन, हाइड्रोक्सी मतलब OH, और कीटोन मतलब कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि मतलब एक से ज़्यादा कार्बन होनी चाहिए, OH ग्रुप अटैच होना चाहिए, और एक एल्डोज ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग को एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड या फिर OH आयन लगाना है। तो एक से ज़्यादा कितना लगा सकते हैं? बेसिकली एक से ज़्यादा हम लोग पहले 2 लगाते हैं। तो हम लोग ने 3 कार्बन का शुगर बनाया, 3 कार्बन का एक कंपाउंड कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया, उस पर हम लोग 2 OH लगा दिए अच्छा हटा के। तो फिर ऐसे हो गया। और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे लगता है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो हम लोग एक जगह एल्डिहाइड टर्मिनल पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिए। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना। हम लोग 3 कार्बन से कम का हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं लगा सकते, क्योंकि
पॉली मतलब एक से ज़्यादा ओ एच लगाना चाहिए, तो एक से ज़्यादा 2 ओ एच होगा और एक पे हमें एल्डिहाइड ग्रुप भी लगाना है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो सबसे छोटा, हाँ, तो हमें 3 कार्बन का सबसे छोटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो 3 कार्बन का होता है। और वहीं हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का। तो सबसे पहले हम लोग 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में लगता है, हमको पता है, मतलब हमेशा मिड में लगता है, तो मिड में लगा देते हैं। और पॉली मतलब एक से ज़्यादा ओ एच लगा देते हैं, मतलब 2 लगा देते हैं, तो दोनों लगाते हैं। ये भी 3 से कम नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर 3 से कम बनेगा तो ये जो ये वाला कीटोन ग्रुप है वो टर्मिनल पे आ जाएगा, और टर्मिनल पे आ जाएगा तो ये एल्डोज शुगर बन जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको 3 कार्बन मिनिमम होता है, और मैक्सिमम जितने भी लगा सकते हैं आप। तो हम लोग ने पढ़ा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और वही मैंने बताया मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड टू मेक अ कार्बोहाइड्रेट। कम से कम 3 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? बेसिकली सैकराइड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सैकराइड्स मतलब शुगर, सैकराइड्स होते हैं। सैकराइड्स मतलब शुगर। अब शुगर कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? शुगर तीन टाइप के होते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड। इसको हम लोग पार्ट 4 में करेंगे।